हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज की इस सेशन में डिस्कस करने वाले एसएससी एमटीएस प्लस हवलदार एग्जाम के आने वाले शिफ्टों के लिए मॉडल पेपर नंबर 8। जैसा कि साथी आज 10 नवंबर है, सुबह के 8 बज चुके हैं। तो पहले तो दिन की शुरुआत बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, क्योंकि देखिए दिन को तो भी खास बनाना है, क्योंकि कल से एसएससी एमटीएस का अंतिम सप्ताह का एग्जाम शुरू होने वाला है। तो जिनका एग्जाम साथी 11 नवंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच होने वाला है, उनको तो सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत बधाइयाँ, यहाँ तक की शुभकामनाएं मेरे भाई, क्योंकि आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाने वाला है, अंतिम सप्ताह का है। तो जिनका एग्जाम 11 नवंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में होने वाला है, तो साथी वो अपनी कमर कस ले, क्योंकि आज की सेशन में जो हम लोग फुल मॉडल पेपर को हल करने वाले हैं, जिसमें जीके, इंग्लिश, रीजनिंग टोटल 55 क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। और टारगेट हमेशा हम लोग का क्या रहता है, जितना क्वेश्चन करते हैं पूरा फुल आउट ऑफ फुल करना है, यानी 55 में से 55 नंबर लेना है मेरे भाई। याद रखना है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी 55 में से 55 सही करना है। 55 या 165 होता है, यानी 165 नंबर हमें लेना है। और साथ ही कल से जो आपका एमटीएस एग्जाम शुरू हो रहा है, तो यदि आपका पहला सेशन में कोई भी दिक्कत हो रही है, तो आपको वो दिक्कत दूर करना है। क्योंकि देखिए, पहला सेशन में मैथ प्लस रीजनिंग से मिलाकर टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको केवल क्वालिफाइंग करना रहता है। 40 क्वेश्चन में से जनरल वालों को केवल 12 क्वेश्चन सही करना रहता है, जो कि केवल क्वालिफाइंग के लिए होता है। और ओबीसी के तो केवल 10 ही क्वेश्चन केवल क्वालिफाइंग यानी पासिंग मार्क्स है, यानी 10 या 30 नंबर। 40 में 120 में से 30 नंबर केवल लाना है ओबीसी वालों को, आप समझ सकते हैं। और 120 में से तो 24 नंबर केवल एससी एसटी, यानी 8 क्वेश्चन सही करना है। आप अच्छे से क्वालिफाइंग हो जाएंगे यदि आपका बेसिक क्लियर है। हर एक दोस्त उसे काफ़ी अच्छे से क्वालिफाइंग करेगा। और यहीं पे हम जो आपका सेकंड सेशन जो कि मेन होता है, मेरिट लिस्ट, उसी से बनता है जीके प्लस इंग्लिश। यदि आपका प्रीवियस ईयर के साल कंप्लीट है, तो समझिए साथियों आपका बहुत अच्छा स्कोर होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जिनका एग्जाम 11 नवंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच है, वो अब देखिए अपनी तैयारी काफ़ी अच्छे से करें। कल से एक बार फिर से एमटीएस का लास्ट सप्ताह का एग्जाम शुरू होने वाला है। ओके दोस्त, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हम इसमें क्या कुछ नया, कुछ खास, क्या कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं। बिल्कुल अपना स्कोर हमें आप जरूर बताइएगा। ओके दोस्त, देखिए पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा की हिस्सा बनी? तो 1946 में जो मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा की हिस्सा बनी थी, वो साथी अम्मू स्वामीनाथन। ये ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड, निम्नलिखित में से किस देश में प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे? तो जो साथी यूनान देश था, इसमें साथी प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे। तो आपसे सवाल पूछेगा कि किस देश में प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे, तो यूनान देश में किया गया था। यहाँ से डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड, वर्ष 1987 में भारतीय शांति सेना आईपीकेएफ को किस पड़ोसी देश में भेजा गया था? तो साथी जो वर्ष 1987 में भारतीय शांति सेना यानी आईपीकेएफ को किस पड़ोसी देश में भेजा गया था? तो याद रखिए श्रीलंका देश में भेजा गया था। ये ऑप्शन यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 4, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां गुजरात राज्य में अरब सागर के खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो साथी कौन सी नदियां गुजरात राज्य में अरब सागर के खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो मेरे भाई ताप्ती नदी। याद रखिएगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 5, विजयनगर की राजधानी हम्पी के प्राचीन शहर के खंडहर वर्तमान किस भारतीय राज्य में स्थित है? ये साथी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। जो विजयनगर की राजधानी हम्पी थे साथी, इसके प्राचीन शहर के खंडहर वर्तमान किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये तो आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक फ्रांसीसी युद्ध स्मारक आर्क द ट्रिम्फ के समान है? तो कौन सा स्मारक जो फ्रांसीसी युद्ध स्मारक यानी आर्क द ट्रिम्फ के समान है? तो वो इंडिया गेट है साथी। यहाँ से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, निम्नलिखित में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? तो किसने साथियों 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? तो वो तो मोहम्मद बिन कासिम था साथी, जो कि 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 देखिए, निम्नलिखित में से कौन अनअकस्टमर्ड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए साथियों, अनअकस्टमर्ड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिए दोस्तों, झुम्पा लाहिड़ी। यहाँ से डी ऑप्शन आपको क्या होने वाला है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 9। अनुच्छेद 149 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद साथी 149 ये किससे संबंधित है? याद रखिएगा सीएजी के कर्तव्य एवं शक्तियाँ संबंधित है। याद रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है अनुच्छेद 149 जो कि सीएजी के कर्तव्य एवं शक्तियाँ से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के जो सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो साथी सुकुमार सेन थे। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सबका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 11। किस संशोधन ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग में आयोग को एक संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया? तो कौन सा संशोधन है साथी? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग में आयोग को एक संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया था। वो साथी 102वां जो आपका संविधान संशोधन हुआ था 102 जो था साथी आपका। डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए मेरे भाई 12 क्या दिया है। रोशन कुमारी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? तो साथी ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे, इसको आप जरूर याद कीजिएगा। रोशन कुमारी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक है? भाई इतने बेहतरीन आज की सेशन में सवाल लिए हैं ना, लगेगा सर जी ये तो हमारे पेपर में बनने वाला है सवाल है। जिस तरह से अभी तक एमटीएस का आपका 6 सप्ताह में पूरा पेपर खत्म हो चुका है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। जागोई और चोलम किस शास्त्रीय नृत्य के दो मुख्य भाग हैं? तो जागोई और चोलम सती किस भारतीय राज्य शास्त्रीय नृत्य के दो मुख्य भाग हैं? तो याद रखिए मणिपुरी के साथ यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 14। गांधी जी किस आयु में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत पहुंचे? बताइए सत्य, आप सभी को पता होगा कि गांधी जी उस समय साथी कब थे? दक्षिण अफ्रीका में थे एक समय। तो किस आयु में 1915 में जब वो दक्षिण अफ्रीका से भारत पहुंचे तो किस वर्ष के थे उस टाइम? तो साथ याद रखिए केवल 46 वर्ष के थे। याद रखिए 46 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत पहुंचे। बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? मेरे भाई पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था बताइए? याद रखिए अपराजित वर्मन था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ सबका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। 44वें संशोधन द्वारा किस वर्ष संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? तो साथी जो 44वां संशोधन द्वारा किस वर्ष में जो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो साथी 1978 में। यहाँ से बी ऑप्शन क्या होने वाला? आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। भारत ने कितनी बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया? तो साथी भारत ने कितनी बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया है? तो केवल साथी सिंगल एक बार किया है। यहाँ से ए ऑप्शन आपका क्या होने वाला है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर मेरे भाई देखिए 18। खेल के दौरान एक बैडमिंटन खिलाड़ी को दिया गया ब्लैक कार्ड क्या इंगित करता है? जब साथी आप देखेंगे कि जब एक बैडमिंटन होता है मैच, उसमें एक खिलाड़ी को जो रेफरी होता है यानी जो अंपायर होता है किसी प्लेयर को एक ब्लैक कार्ड का मतलब कि कार्ड दिखा देता है, इंगित कर देता है, तो उसका साथी क्या मतलब होता है? तो याद रखिए अयोग्यता होता है साथी, अयोग्यता हो जाएगा। यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 19। महाबलीपुरम के 7 रथों वाले मंदिर किसने बनवाए? तो महाबलीपुरम के 7 रथों वाले मंदिर को किसने बनवाया साथी? किसने बनवाए थे बताइए राइट ऑप्शन? तो ये पल्लव बनवाए थे। ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ से क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 20। वांगला उत्सव निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो वांगला उत्सव साथी किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ये सर जी तो गारो जनजाति मेघालय राज्य में। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 21। वित्त आयोग संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से संबंधित है? वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 280 संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी चीज़ समझ आएंगे। जो आपको साथी रीजनिंग के केवल मान लीजिए 20 क्वेश्चन आएंगे तो 5 क्वेश्चन आज हम आपको करा दे रहे भाई, बस आप समझिएगा, बहुत अच्छे तरीके से कराएंगे। इंग्लिश तो भाई बहुत बेहतरीन तरीके से आपको कराने वाले हैं। रुक्मणी देवी अरुंडेल निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक है? तो रुक्मणी देवी अरुंडेल से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक है? तो याद रखिए भरतनाट्यम के। यहाँ से ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 23।
गुरु केलुचरण महापात्र, जिन्हें 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। सवाल ऐसे पूछेगा कि 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किसे किया गया था? ऑप्शन में गुरु केलुचरण महापात्र देगा। याद रखिए दोस्तों, ये सवाल याद रखिए, 2 क्वेश्चन इसमें बन रहा है। भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक थे? बताइए, गुरु केलुचरण महापात्र ये किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक थे मेरे भाई? याद रखिए, उड़ीसी के थे ये। यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 24। तीसरा मैसूर युद्ध किस वर्ष के बीच लड़ा गया था? तो तीसरा मैसूर युद्ध है साथी, याद रखिए 1790 से लेकर 92 के बीच में लड़ा गया था। ये ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 क्या दिया है। तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार जो तमिल सौर माह में पड़ता है क्या कहलाता है? तो तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है जो कि साथी तमिल सौर माह में पड़ता है, वो साथी याद रखिए आप लोग थाईपुसम कहलाता है। थाईपुसम, यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 26। दिल्ली सल्तनत की निम्नलिखित में से किस व्यवस्था का बहमनी और विजयनगर साम्राज्यों पर प्रभाव था? तो साथी दिल्ली सल्तनत की किस व्यवस्था का बहमनी और विजयनगर साम्राज्यों पर प्रभाव था? तो याद रखिए इक्तादारी था मेरे भाई। यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके बिल्कुल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 27। अदिति मंगल दास को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए 2022 में नृत्य के लिए महरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बताइए दोस्तों, ये सवाल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई। अदिति मंगल दास को जो साथी 2022 में किसके लिए उन्हें पुरस्कार मिला था? किस लिए? तो महरी पुरस्कार। और सवाल ऐसे पूछा है कि अदिति मंगल को महरी पुरस्कार किस वर्ष में सम्मानित किया गया? तो 2022 में। ये 2022 याद रखिए अदिति मंगल के लिए है, जो कि साथी ये कथक के लिए फेमस थी। यहाँ से ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 28। माजुली उत्सव मनाने के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो माजुली उत्सव मनाने के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो मेरे भाई असम राज्य प्रसिद्ध है। यहाँ से भी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 29। कला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? कला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो मेरे भाई भरतनाट्यम से। यहाँ से डी ऑप्शन आपका क्या होने वाला है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए मेरे भाई 30 क्या दिया है। निम्नलिखित विजयनगरो शासकों में से किसने अपनी बेटी का विवाह फिरोज शाह बहमनी से किया था? बताइए सत्य, विजयनगरो शासकों में से किसने अपनी बेटी का विवाह फिरोज शाह बहमनी से किया था? तो देवराह प्रथम ने किया था समीर भाई। यहाँ से भी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छे समझ में आ रहे होंगे और भाई याद करते चलेंगे। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। एशियाई खेल 2023 में पुरुष क्रिकेट वर्ग में किस टीम ने स्वर्ण पदक जीता था? तो एशिया खेल 2023 में पुरुष क्रिकेट वर्ग में किस टीम ने स्वर्ण पदक जीता था? ये सवाल भाई बता सकते हैं। एशिया में भाई 2023 वाला भारत जीता था, लेकिन आप बता सकते हैं 2024 में जो आपका एशिया क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, सॉरी क्रिकेट मैच हुआ था, इसमें किसने जीता था? कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 32। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1875 में बम्बई में की गई थी? तो किसकी स्थापना 1875 में बम्बई में की गई थी मेरे भाई? तो आर्य समाज की स्थापना। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो साथी ये सवाल काफ़ी इजी है कि आपसे हम पूछना चाहेंगे कि आर्य समाज की स्थापना साथी वो किसने किया था? कमेंट बॉक्स में बताइए राइट ऑप्शन। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 33। जनवरी 2024 में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई अब देखिए जिनका एग्जाम 11 तारीख से यानी कल से स्टार्ट होगा वो काफ़ी अच्छे से 2024 का एक बार करंट अफेयर देख लेंगे, क्योंकि देखिए 2024 का अब करंट अफेयर सवाल आने लगा है। वैसे तो पिछले जो आपका पूरे अक्टूबर के महीने में एग्जाम हुआ था उसमें 2022-23 का सवाल पूछ दे रहा था, लेकिन अब जब आपका साथी 4-5 को एग्जाम हुआ था तो याद रखिए उसमें 2024 का करंट अफेयर सवाल पूछे गए थे। तो जनवरी 2024 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 34। 2023 एशियाई खेलों में भारत ने कितने पदक जीते? 2023 एशियाई खेलों में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो टोटल साथी 107 107। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 35। उस्ताद हस्सू खान संगीत के निम्नलिखित में से किस घराने के संस्थापकों में से एक थे? उस्ताद हस्सू खान संगीत के किस घराने के संस्थापकों में से एक थे मेरे भाई? याद रखिए ग्वालियर के थे ये।
ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए आपका, क्वेश्चन नंबर देखिए 36। 2023 में सुल्तान जोहर कप का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ था? तो 2023 में साथियों सुल्तान जोहर कप का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये तो जोहर में ही, मलेशिया में हुआ मेरे भाई। जोहर कप का 11वां संस्करण जोहर में ही यानी मलेशिया में देश में किया गया था। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं 37 देखिए। हाल ही में रघुवर दास किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ लिया? भाई आप देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे ये। हाल ही में रघुवर दास किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ लिए हैं? तो मेरे भाई ये उड़ीसा राज्य के लिए, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 38। छऊ लोक नृत्य की कितनी मुख्य शैलियाँ विद्यमान है? तो छऊ लोक नृत्य की कितनी मुख्य शैलियाँ विद्यमान है? तो टोटल साथी आपका 3। यहाँ से भी ऑप्शन क्या होने वाला आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 39। आयुष्मान भारत योजना के तहत बीमा राशि क्या है? तो आयुष्मान भारत योजना के तहत बीमा राशि क्या है मेरे भाई? याद रखिए 5 लाख रुपए है। क्या है बता सकते हैं जो आयुष्मान भारत योजना है, तो ये किससे संबंधित है? चलिए आपको हम ऑप्शन देते हैं। एक तो देखिए पहला ऑप्शन है कृषि से है पहला ऑप्शन, दूसरा अपन साथियों आपका चिकित्सा से है, और तीसरा आपका साथी है विज्ञान से संबंधित मान लीजिए, और तो चौथा आपका साथी मान लीजिए कृषि होगा, चिकित्सा, विज्ञान, और आप ले लीजिए एक मंत्रालय से संबंधित। चलिए बताइए किससे संबंधित है आयुष्मान भारत योजना? इसमें साथियों आपका 5 लाख रुपए तक बीमा राशि मिलता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, पहला आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो पहला आधुनिक ओलंपिक खेल की बात कर रहा है जो कि 1896 में आयोजित किए गए थे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ सबका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर देखिए 41। इंग्लिश का क्वेश्चन मिलेगा, जो आपका टॉपिक है इंग्लिश का बिल्कुल सेम साथी वही फॉलो करेंगे। ध्यान से देखिएगा, एक एक ऑप्शन को अच्छे से देखेंगे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम मतलब क्या होता है पहले समझिए, मुहावरा होता है। 2 क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आएगा। तो अ बर्ड्स आई व्यू यानी साथियों एक सरसरी निगाह, जैसे कि पक्षी की नज़र से देखना, जैसे कि या किसी चीज़ पर साथियों समग्र या बहुत सरसरी नज़र डालना है। इसका मतलब है कि किसी चीज़ को ऊंचे कोण से देखा गया हो, उसको क्या बोलेंगे साथी? अकर्सरी लुक बोलेंगे। यानी अकर्सरी लुक का मतलब असरसरी नज़र ही बोलते हैं मेरे भाई, अकर्सरी लुक हो जाएगा इसका। बर्ड्स आई व्यू मतलब अकर्सरी लुक हो जाएगा। 41 का ए ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल आप बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए मेरे भाई 42 क्या दिया है? सिलेक्ट द अपोजिट मीनिंग टू द वर्ड गिवन। अपोजिट मतलब विलोम शब्द, एक तरह से आप बोल सकते हैं। फ्लैगिटियस का मतलब क्या होता है? यहाँ से फ्लैगिटियस का मतलब अति दुष्ट। एक तो भाई दुष्ट होता ही, फ्लैगिटियस मतलब अति दुष्ट होता है भाई, अति दुष्ट। इमोरल मतलब क्या होता है मेरे? अनैतिक जिसे बोलते हैं, पापी जिसे बोलते हैं। वर्टस का मतलब क्या होता है भाई? धार्मिक, भला, ये हो सकता है भाई। फ्लैगिटियस मतलब अति दुष्ट, तो इसका अपोजिट क्या होगा? मतलब कि भला करने वाला, धार्मिक वाला, तो वर्टुअस। और प्रोफोलिगेट का मतलब क्या होता है? यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए साथी? और डिस्प्लीस का मतलब क्या होता है? याद रखिए नाराज करना होता है। ओके मेरे भाई, तो इस तरह से बी ऑप्शन क्या होएगा इस सवाल का राइट ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 43। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एडमोनिस विलोम शब्द बताइए क्या होगा? फटाक देने बताएंगे। एडमोनिस तुरंत। एडमोनिस का मतलब धिक्कारना, जिसे बोलते हैं ना धिक्कारना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अपलॉड मतलब सराहना होता है। स्कॉल्ड मतलब क्या होता है? डांटना होता है। चाइल्ड मतलब ही डांटना एक प्रकार का। वार मतलब चेतावनी देना। तो एडमोनिस धिक्कारना करना, अपलॉड हो जाएगा भाई। अपलॉड हमने आपको बताया ना क्या होता है? सराहना। अपोजिट बताना है तो अपोजिट की तरह चलेंगे। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा सवाल का? बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए मेरे भाई 44 क्या दिया है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एक्सपल का एंटोनिम बताइए क्या हो जाएगा? एक्सपल यानी निष्कासित, निष्कासित मेरे भाई, तो इसका क्या हो जाएगा बताइए? निष्कासित का क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए राइट ऑप्शन निष्कासित का। कमेंट बॉक्स में तुरंत बताएंगे कि क्या हो जाएगा आपका मेरे भाई। देखिए क्या क्या ऑप्शन है। रिमूव मतलब निकालना, एब्जॉर्ब मतलब अवशोषित करना, लीव मतलब क्या होता है? क्या होता है? निकालना है, लीव छोड़ दो, इरप्ट मतलब फूटना। तो क्या होगा मेरे भाई? एक्सपल मतलब निष्कासित करना, एब्जॉर्ब मतलब अवशोषित करना, तो बी ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके
चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 45। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द। इफिकैसियस का मतलब बताइए। इफिकैकियस का मतलब क्या हो जाएगा इसके माने? जो आप बोलते हैं ना प्रभावशाली जिसे बोलते हैं, और प्रभावोत्पादक होता है। क्या सही? ये प्रभावोत्पादक होता है, प्रभावशाली होता है। तो वरासियस का मतलब होता है जो कि पेटू जिसे बोलते हैं आप लोग, पेटू। और इफेक्टिव मतलब क्या होता है? असरदार, असरदार। और आपका ऑडेसियस का मतलब से साहसी होता है। इंपॉर्टेंट का मतलब नपुंसक होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? प्रभावशाली का क्या हो जाएगा? साथ ही आपका इफेक्टिव हो जाएगा, असरदार। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर मेरे भाई देखिए 46 क्या दिया। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। असेंबल का एंटोनिम बताइए क्या हो जाएगा? असेंबल मतलब इकट्ठा होता है। क्या होता है मेरे भाई? इकट्ठा होता है। डिस्पर्स का मतलब फैलाना, बिखरना होता है। गैदर मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना होता है। रिजेंबल मतलब समान होता है ऐसे। तो क्रिएट मतलब क्रिएट बनाया होता है। तो डिस्पर्स हो सकता है मेरे भाई, असेंबल का डिस्पर्स होगा। ए ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 47। सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। देखिए लेबोरेटरी स्पेलिंग चेक करते रहिए, प्रयोगशाला, बाउंड्री, ऑल्फैक्ट्री, एलिमेंट्री। चलिए ये सवाल आप सभी लोग के लिए होमवर्क में कमेंट बॉक्स में बताइए। पहला ऑप्शन देखिए ध्यान से, यही है रॉन्गली। इसका आपको हमें राइट सही करके कमेंट बॉक्स में देना है, लेबोरेटरी का स्पेलिंग लिखकर। चलिए सभी दोस्त बताएंगे, फटाफट बताइए आप लोग। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए मेरे भाई 48। फाइंड द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फिर से पूछ दिया। देखिए इसमें साथियों क्या क्या लिखा है? एक्सपरेशन, एक्साग्रेशन, इराडिक्शन और इक्विवोकेशन। एक्सापरेशन का मतलब होता है साथियों आपका क्रोध होता है, खींच होता है। लेकिन इसका स्पेलिंग आप लोग एक बार जरूर में दें, हम लिख रहे हैं, स्पेलिंग आप लोग मिलाइएगा अपने से। EXAS होता है, EXAS होता है। उसका तो PE होता है। देखिए इसमें आपका ए दे रखा है, PERATION। आज पहली बार ऐसा हुआ मेरे भाई कि दो दो इसमें मीनिंग मतलब कि मिस्टेक है, दो दो मीनिंग एक्सापरेशन में। नहीं तो भाई आप देखेंगे मिस स्पेल हो या इनकरेक्टली हो या रॉन्गली हो, भाई केवल एक एक वर्ड का। लेकिन आज तो भाई दो बार मिस्टेक हुआ इसमें। तो इस तरह से आती एक्सापरेशन का मतलब क्या होता है? खिज होता है, बहुत क्रोध आना होता है। तो ए ऑप्शन क्या है इनमें से? इनकरेक्टली स्पेलिंग वाला वर्ड है, जो कि इसका स्पेलिंग ये होता है EXAS होता है, PERATION होता है। ध्यान देंगे आप लोग। ओके, ए ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 49। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। भाई कितना आएगा बताइए? निस मतलब भतीजी होता है भाई। सीलिंग मतलब छत होता है। ग्रीफ मतलब दुख होता है। इल्ड मतलब उपज होता है। लेकिन इसका स्पेलिंग क्या होता है? YI होता है। मैं नहीं कि देखिए इसमें YE पहले दे रखा है, तो पहले YIELD होता है भाई। ये स्पेलिंग होता है ना, YIELD। जैसे प्रश्न में देखिए YE पहले दे रखा है। तो इस तरह से आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर मेरे भाई देखिए 50 का। सी हैड वन द मैच बाय द टाइम वी रीच द वैल्यू। भाई देखिए हम बिन ऑप्शन को पढ़े ही बता दिए। वी रीच होगा क्या? सी हैड वन द मैच बाय द टाइम वी रीच्ड द होगा भाई, ED लगेगा लास्ट में। इस तरह से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए मेरे भाई 51 क्या दिया है। यदि प्लस और गुणा, यानी यहाँ से रीजनिंग के सवाल मिलेंगे, ध्यान से देखेंगे साथियों। रीजनिंग के 5 क्वेश्चन वही, जो कल नंबर बदला रहेगा, इससे सवाल तो बिल्कुल यही पैटर्न पे रहेगा। आप तरीका बस समझिएगा। जैसे देखिए यदि प्लस और गुणा को आपस में बदल दिया जाए और माइनस और भाग को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण के स्थान पर क्या आएगा? यानी साथियों प्लस और गुणा को आपस में बदलना है और डिवाइड और माइनस को आपस में बदलना है। यानी प्लस की जगह गुणा, गुणा की जगह प्लस, उसके बाद माइनस की जगह डिवाइड, डिवाइड की जगह माइनस रखना है प्रश्न में। ये जो आपका समीकरण दे रखा है आपके बीच 18 - 9 डिवाइडेड 4 × 3 + 5 क्या आएगा? चलिए इसमें हल कर लेते भाई, क्या बड़ी बात है। देखिए 18 उसको देखिए माइनस, यानी माइनस को किस में बदलना है? डिवाइड में बदलना है। तो माइनस जगह हम लोग डिवाइड रख देंगे। उसका डिवाइड है, डिवाइड को किस में बदलना है? माइनस में बदलना है ना, बिल्कुल सर जी। माइनस आपका यहाँ से 4 इंटू यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई, यानी पहला देखिए प्लस और गुणा को, यानी गुणा को बदलना है प्लस में, तो हम लोग गुणा की जगह प्लस रख देंगे। कितना है? 4 + 3। उसका देखिए प्लस है, प्लस को गुणा में बदलिए। अब इस बोर्ड में इसके नियम लगा दीजिए। 9 दूना 18, यहाँ से 2 आएगा,
-4 प्लस 3 इंटू 5, यहाँ से आपका देखिए 5 3 15, 15 आएगा, यहाँ से भी +2 है, 15 2 17 आएगा। चलिए हल करके दिखा देते हैं आपको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15, देखिए ये प्लस में है, ये प्लस में, -4 माइनस में है, 15 और 2 कितना हो जाएगा 17, 17 में से -4 घटाइए कितना आएगा 13। क्या 13 ऑप्शन में दे रखा है गुरु? बिल्कुल सही, बी ऑप्शन दे रखा है। क्या आपको कोई दिक्कत हुई? हमने क्या किया, प्लस और गुणा को आपस में बदल दिया, उसके साथ ही माइनस और डिवाइड को आपस में बदल दिया समीकरण में, बस हल कर दिया, बॉडोमस के नियम लगा दिया सेम टू सेम। जैसे माइनस की जगह डिवाइड रखा, डिवाइड की जगह माइनस रखा, गुणा की जगह प्लस रखा, प्लस की जगह गुणा रख दिया, सिंपल सा समीकरण में। याद रखिएगा साथ ही, इस तरह से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा पेपर में। और यहीं पे साइन बदलना होता है तो साइन से जैसे हम आपको हर 2 क्वेश्चन डेली करा रहे हैं ना, वो भी आपके पेपर में आएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? ऐसे सवाल आपके पेपर में आएगा। जैसे देखिए 978 से 967, 967 से 956, 956 से 945, 945 से 934। यदि आप साथ ही देखेंगे ना, देखिए 978 से 67 कैसे, 9 9 को छोड़ दीजिए, 9 9 को हटाइए भाई, 9 9 कितना जाएंगे, देखिए सेम नंबर तो काट भी सकते हैं आसान करने के लिए भाई। इसमें देखिए प्रश्न में भी देखिए ऑप्शन में देखिए 9 9 दे, 9 9 को हटा दीजिए। अब करने का तरीका है 78 67, 78 में ऐसा क्या करेंगे 67 आ जाए, यदि -11 कीजिए। फिर देखिए 67 से 56 जाइए, 67 में ऐसा क्या करिए 56 आ जाए, -11 कर दीजिए। फिर 56 से 45, 56 में से फिर -11 कीजिए, 45, 45 से फिर देखिए -11 कीजिए, 34, फिर 34 से -11 कीजिए, 33। देखिए किसी में आपका 34 में से भाई यदि 11 घटाएंगे तो कितना आएगा 23 आएगा। तो क्या देखिए ऑप्शन में 23 दे रखा है, देखिए डी ऑप्शन दिया है। वैसे करते तो 923 आता है, सिंपल सा, यहाँ पे भी 923 से 9 यहाँ पर देखिए दे रखा है, तो डी ऑप्शन। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं दिक्कत। तो इस तरह यदि 9 9 दिया है प्रश्न में भी, ऑप्शन में भी ऐसे 9 9 दिया तो काट दीजिए, काफ़ी आसान हो जाएगा आपको हल करने के लिए। ओके दोस्त, उम्मीद करूँगा आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझे होंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए मेरे भाई 53 क्या दिया है। एक निश्चित कूट भाषा में YJM को 26 11 14 लिखा जाता है, SOP को 20 16 17 लिखा जाता है। उस कूट भाषा में BTX को कैसे लिखा जाएगा? चलिए भाई हल कर देते हैं। YJM को कितना लिखा है 26 11 14 लिखा है, तो Y कितना होता है मेरे भाई 25 होता है। पहले इसको हम कोड कर दें, काफ़ी आसान हो जाएगा। J आपका 10 होता है, M आपका 13 होता है कि नहीं? तो आप यहाँ देखिए Y को 26 कोड किया, लेकिन Y तो आपका कितना नंबरिंग होता है 25 होता है, 25 के बाद कितना नंबर है 26 होता है। J आपका 10, लेकिन इसमें 11 किया, यानी 10 के बाद क्या आता है 11 आ जाता है। फिर देखिए M को कितना किया 13 होता है, लेकिन कोड कितना किया प्रश्न में 14 किया, 13 के बाद क्या आता है 14 आ जाता है। होता है कि नहीं? समझ गए? बिल्कुल समझ गए होंगे। उसके बाद भाई देखिए दूसरा, देखिए कितना लिखा है SOP, सोप को कितना लिखा है 20 16 17 होता है। यस आपका 19, 19 के बाद देखिए 20, इसमें क्या है वो आपका 15 होता है, लेकिन इसमें देखिए 16 लिखा है। पी आपका 16, लेकिन इसमें 17, यानी क्या किया से तो बस कोड जितना, जैसे यस आपका 19 नंबर का होता ही है, वो आपका 15 होता है, पी आपका 16, उसमें बस एक एक को बढ़ा दिया साथ ही, कुछ नहीं, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाया है, एक एक कॉल बढ़ा दिया। यदि आपको कोडिंग डिकोडिंग में साथ ही 2 क्वेश्चन सही करना है तो ए से लेकर जेड तक जो आपका अल्फ़ाबेट है वो नंबरिंग आपको अच्छे से आना चाहिए, अपोजिट भी, टेढ़ा, ऊपर सीधे सब कुछ मालूम होना चाहिए। 2 क्वेश्चन आएगा पेपर में। तो हमसे किसका पूछा BTX, बी आपका 2 होता है, उसके आगे का 3 कर दीजिए। किसी ऑप्शन में देखिए 3 है, किसी ऑप्शन में केवल डी ऑप्शन में है। करने का तरीका है भाई ये सब। जैसे अभी भी कोई लोग किसी को नहीं समझ में आएगा, जैसे देखिए BTX है, इसमें जैसे कि Y का कोड किया, उसके बाद 1 नंबर बढ़ाया, उसके बाद देखिए S का कोड किया 19, 1 पर बढ़ा दिया। जिससे B देखिए 2 को होता है, जिससे कि A और B 2 नंबर का होता है। देखिए हमने 2 लिखा है, 2 के बाद 1 क्या आता है 1 जोड़ दीजिए 3, 3 किसी ऑप्शन में नहीं है, देखिए केवल सिंगल में है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो T आपका 20 होता है, 20 के बाद क्या आता है 21 देखिए दिया है, X आपका 24 और 25 हो जाता है। सिंपल सा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस तरह से राइट हो जाएगा। ओके दोस्त, बिल्कुल। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर देखिए मेरे भाई 54। एक निश्चित कूट भाषा में लॉयर को 5148 लिखा जाता है, रियल को 158 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ई को कैसे लिखा जाए? ये सवाल भी मस्त है, आपके पेपर में हो सकता है कोडिंग डिकोडिंग के यही सवाल दे दे, मैं लिख के दे सकता हूँ कि यही सवाल आपके पेपर में आएगा। ये सवाल करने का तरीका भाई बहुत मजा आएगा। ये सभी कॉमन लेना रहता है यार, सिंपल सा, सिंपल लॉयर कितना लिखा 5 1 4 8,
उसके साथ ही 1 5 8 2, देखिए इसमें दो कॉमन नहीं है मेरे भाई। देखिए कॉमन, देखिए 8 कॉमन, 8 कॉमन, 1 कॉमन, 5 कॉमन, 5 कॉमन, 1 कॉमन, 1 कॉमन। इसमें देखिए ए कॉमन, ए कॉमन है, आर कॉमन, आर कॉमन है, एल कॉमन, एल। किसका पूछा? ई का। ई कितना बच? 2 बच रहा है। 2 देखिए ऑप्शन, देखिए बी दे रखा है। क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत आई इस सवाल को हल करने में? किसी को दिक्कत आई? हमने क्या किया मेरे भाई? अभी भी किसी लोग को समझ, सर आप इतना जल्दी करेंगे तो हमें कैसे समझ में आएगा? बिल्कुल यही आपके बीच आई होगी। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के सवाल को हल करने के आपको कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे देखिए एल, एल इसमें देखिए कॉमन है तो इसमें भी कॉमन ले लीजिए। आर इसमें कॉमन है, आर भी इसमें भी कॉमन है। देखिए ए इसमें कॉमन है, ए इसमें, जिसका पूछा हमसे देखिए ई का पूछा है तो इसमें भी कॉमन लेते हैं। देखिए 5 आपका इसमें है तो 5 इसमें भी है। और इसमें देखिए 8 है, 8 है इसमें भी। देखिए जैसे एक, देखिए इसमें भी एक, इसमें किसका पूछा हमसे? ई का पूछा 2। यदि आई का पूछा तो इसमें 4 आता तो 4 होता हम लोग का, लेकिन ई का पूछा मेरे भाई, ई इसमें 2 बच रहा है तो देखिए बी ऑप्शन हो गया। सिंपल सा भाई, इस तरह सवाल आपके पेपर में यही आएगा, याद रखिएगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 55। बिस्तर का संबंध सोना से है तो कुर्सी का संबंध किससे हो जाएगा? भाई बिस्तर हम किस लिए उपयोग करते हैं? सोने के लिए करते हैं। तो कुर्सी किस लिए करेंगे? कूदने के लिए, कि लकड़ी के लिए, कि संतुलन के लिए अपने शरीर के लिए, कि बैठने के लिए? तो सर जी बैठने के लिए कहते हैं ना कुर्सी। सी ऑप्शन इस तरह से आपका राइट हो जाएगा। तो साथ ही इस तरह से टोटल 55 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब बताइए आपसे भी कितना स्कोर आया इसकी सेंस से। अब आपके बारे स्कोर अपना अपना तुरंत फटाफट बताएंगे सभी मेरे भाई। चलिए फटाफट अपना स्कोर बताइए, आप सभी का इस सेशन से कितना स्कोर बना। उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी चीज़ समझ में आए होंगे और आपने काफ़ी अच्छे से इस मॉडल पेपर नंबर 8 को सॉल्व किया होगा। हर एक क्वेश्चन काफ़ी चीज़ से याद किए होंगे। और कोई भी डाउट हो साथ ही कल के एग्जाम से, या 11 12 13 14 जब भी आपका एग्जाम, कोई भी डाउट है एग्जाम को लेकर तो आप प्लीज़ बेहिचक साथ ही कमेंट कीजिए, आपका जवाब हम जरूर देंगे। ओके मेरे भाई, तो चलिए इस 10 तारीख का मॉडल पेपर यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथियों शाम को 6 बजे एक नए सेशन साथ, मॉडल पेपर के साथ। एक बार फिर से सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट आप लोग। जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए, आपका दिन मंगलमय हो। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।